जे- जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि एडवांस्ड फिजिक्स के तहत हम लोग एक नया प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड मिसकॉन्सेप्शन इन फिजिक्स। और हमने आपको बताया था कि जो लोअर फिजिक्स टू हायर फिजिक्स, जो डिफरेंट चैप्टर्स आप पढ़ते हैं, उस सारे चैप्टर्स को इस प्लेलिस्ट में शामिल किया जाएगा, जो जिसमें कि एक लंबा समय लगेगा, लेकिन हम लोग क्रम से फ्रॉम वेरी बिगनिंग, बहुत ही शुरुआत का जो एलिमेंट्री टॉपिक्स है फिजिक्स का और जिसको हम एलिमेंट्री लेवल में पढ़ते हैं, वहाँ से शुरू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप +2 लेवल के फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो होता है वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट को और इसमें जो डिफरेंट मिसकॉन्सेप्शंस होता है स्टूडेंट के बीच, हम उन बातों को इनफैक्ट इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हेल्प से भी आपके कॉन्सेप्ट और मिसकॉन्सेप्शन को हम दूर करना चाहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेक्टर्स। जब आप वेक्टर्स बोलते हैं तो एलिमेंट्री लेवल में हमारा सेंस ज्योमेट्रिकल वेक्टर्स से होता है। जब आप बोलते हैं वेक्टर्स तो हमारा सेंस क्या होता है? ज्योमेट्रिकल वेक्टर्स। इसलिए कि वेक्टर जो शब्द है या यह जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर का, फिजिक्स में बहुत ही ब्रॉड सेंस में यूज होता है। जैसा हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हम वेव फंक्शन को भी वेक्टर ट्रीट करते हैं, लेकिन वह एक ज्योमेट्रिकल वेक्टर नहीं है। ओके, आप मैट्रिसेज पढ़ते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स या मैथमेटिक्स में, उसको भी वेक्टर्स कहते हैं। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वह वेक्टर ट्रीटेड होता है, लेकिन वह ज्योमेट्रिकल वेक्टर नहीं है। तो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं पर्टिकुलर रूप से ज्योमेट्रिकल वेक्टर का। तो सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट जानना चाहेंगे कि आप वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं। सामान्य तौर पर देखा जाता है किताबों में, और आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि तुम वेक्टर से क्या समझते हो, तो वो सामान्य रूप में यही बोलता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, हम उसको वेक्टर कहते हैं। ऐसा लोग सामान्य तौर पर बोलता है। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि जब आप कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड ए वेक्टर, तो ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। यहीं से मिसकॉन्सेप्शन का शुरुआत होता है। अगर इस डेफिनेशन को माना जाए तो आप कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में के आंसर में गलती कर सकते हैं। तो आप देखिए, हमने मैग्नीट्यूड तो लिखा, लेकिन डायरेक्शन के पहले एक शब्द यूज किया है स्पेसिफाइड डायरेक्शन। हम इसको थोड़ा आगे क्लियर करेंगे कि सिर्फ डायरेक्शन कहना और स्पेसिफाइड डायरेक्शन कहना, दोनों में आखिरी फ़र्क क्या है, इसकी हम बात करेंगे। तो जब कभी आप वेक्टर को डिफाइन करें तो केवल यह मत बोलिए कि इस क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है, बल्कि यह कहना है कि इसमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है। एक डायरेक्शन जिसे हमें व्यक्त करना होता है, बताना होता है, वैसा डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसे बताना नहीं पड़े, जो स्वयं सिद्ध है, जो प्री डिटरमिन्ड है, ऐसा भी डायरेक्शन हो सकता है। लेकिन वह क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन है लेकिन प्री डिटरमिन्ड, पहले से मालूम है कि उसका डायरेक्शन क्या है, उसको पता करने की आवश्यकता नहीं है, वह क्वांटिटी डायरेक्शन होने के बावजूद भी वेक्टर नहीं होता है। आपको आगे हम इस बात को क्लियर करेंगे। लेकिन इसके अलावा और दो प्रॉपर्टी आपको बोलना चाहिए ज्योमेट्रिकल वेक्टर के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ऐसे क्वांटिटी को एक एडिशन का लॉ होता है, जिसको आप कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आपने पढ़ा भी होगा यह, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, उसको उसका पालन करना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे क्वांटिटी का जो एडिशन होगा तो वह एडिशन का जो कम्यूटेटिव लॉ है, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम, उस नियम का पालन भी करना चाहिए। ओके, तो जब आप ये चार प्रॉपर्टी बोलते हैं कि क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, और वह ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, उसका पालन करता है, और उसका जो एडिशन है
वह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है, तभी आप वैसे क्वांटिटी को वेक्टर बोलेंगे। जिस क्वांटिटी में ये चारों प्रॉपर्टी होगा दैट विल बी कॉल्ड ए ज्योमेट्रिकल वेक्टर। अगर एक प्रॉपर्टी का भी अभाव हो गया, कमी हो गई, तो वह उस क्वांटिटी को आप वेक्टर नहीं कह सकते। ठीक है, देखिए जैसे हमने आपको कहा था ना कि जो वेक्टर जिसको अभी हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल वेक्टर, वास्तव में आगे के क्लासेज में जब आप टेंसर अलजेब्रा और टेंसर एनालिसिस पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वास्तव में टेंसर जो है वह एक जनरलाइज फिजिकल क्वांटिटी का नाम है और टेंसर के रैंक पर डिपेंड करता है कि क्वांटिटी क्या होगा। तो ये जो वेक्टर्स है एक्चुअली वह फर्स्ट रैंक का या रैंक 1 का टेंसर होता है। आप क्वांटिटी जिसका रैंक 0 होगा जिस टेंसर का, उसको स्केलर कहते हैं। टेंसर्स ऑफ 0 रैंक आर स्केलर्स एंड टेंसर्स ऑफ फर्स्ट रैंक आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो टेंसर के टर्म अगर कभी डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे कि टेंसर जिसका रैंक 1 होगा हम वैसे क्वांटिटी को ही वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसा हम थोड़ा सा इस क्लैरिफाई करना चाहते हैं इस डेफिनीशन को। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आप बोलते हैं कि वेक्टर होने के लिए ज़रूरी है क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मीन्स उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। जैसे आप यहाँ पर अगर देखें तो हमने इस लाइन ए बी से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर ए को। ये जो एरो हेड है एक्चुअली उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लिखते हैं ए इक्वल टू ए बी एरो साइन दे करके। अब इस क्वांटिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल मॉडुलस ऑफ ए, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ ए बी। और एक्चुअली ये जो मॉडुलस ऑफ ए बी है यह सिर्फ रिप्रेजेंटेड होता है इस लाइन के लेंथ से। इसका मतलब आप जिस लाइन से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उस लाइन का जो लेंथ है वही वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है। या आप ब्रॉड सेंस में कहें तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वह उस लाइन का जो लेंथ है उसके द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है, या कहिए उसका प्रोपोर्शनल होता है। उसी के प्रोपोर्शन में हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम एक थोड़ी सी और एक बात करें कि एक क्वांटिटी मान लो कि हम अगर यहाँ बात करें जीरो वेक्टर का, एक वेक्टर होता है जिसको कहते हैं जीरो वेक्टर या इसी को कहा जाता है नल वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर है, मान लीजिए कि आप ए हमारा एक जीरो वेक्टर है तो ए को रिप्रेजेंट करेंगे जीरो पर एरो का साइन दे करके। ओके, और ए का जो मॉडुलस होगा यह मॉडुलस 0 के बराबर होगा। तो एक वेक्टर जिसका मॉडुलस 0 होता है दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। आप आगे देखेंगे कि जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है आप इसको रिप्रेजेंट उस डायरेक्शन को नहीं कर सकते हैं। कहिए क्यों? आपने क्या देखा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन जिसका लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। तो अगर हम जीरो वेक्टर की बात करें तो हमको तो जीरो लेंथ का लाइन खींचना होगा, और क्या जीरो लेंथ का कोई लाइन होता है? नहीं होता है। इसलिए सिंपली कहते हैं कि जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वह इनडिटर्मिनेट होता है। डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होगा? इनडिटर्मिनेट। इसको आप पता नहीं कर सकते। इनडिटर्मिनेट से हमारा सेंस है ऐसा तो नहीं कह सकते कि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन हमारे पास जो मैथमेटिकल टूल है डायरेक्शन पता करने का उससे आप जीरो वेक्टर के डायरेक्शन को पता नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप में से अधिकांश लोगों को ईश्वर में विश्वास होगा, लेकिन अगर आपसे पूछें कि आपने ईश्वर को देखा है, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व का पता कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नो। फिर भी आप तो मानते हैं ईश्वर है। ठीक उसी तरह से जीरो वेक्टर में डायरेक्शन है, लेकिन जो टेक्निक है हमारा डायरेक्शन पता करने का, आगे हम लोग सीखेंगे डायरेक्शन कैसे पता करते हैं वेक्टर का, उस टेक्निक से, उस मैथमेटिकल टूल से हम जीरो वेक्टर के डायरेक्शन को पता
नहीं कर सकते। और यही कारण है कि मैथमेटिशियन कहता है कि जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वह इनडिटर्मिनेट है। ओके, अब देखो, अब दूसरा प्रॉपर्टी जो आप कहते हैं कि वेक्टर में स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए और इसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो हम अभी पहले बात कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का। जैसे आप देखिए कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, सपोज करो एक वेक्टर है ए जिसको हमने इस ए बी लाइन से रिप्रेजेंट किया, दूसरा वेक्टर है बी जिसको हमने इस बी सी लाइन से रिप्रेजेंट किया, और ए बी और बी सी, एक्चुअली ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसके दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यह जो ए और बी रिप्रेजेंटेड हुआ है यह एक ही सेंस में, और वह सेंस क्या है? वह सेंस है ऐसा जो अभी के फिगर के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है और वह दोनों वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो साइड से एक ही सेंस में, आइदर इन क्लॉकवाइज सेंस और इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस रिप्रेजेंटेड होता है, तो उस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा वह इस दोनों वेक्टर के वेक्टर सम को या रिजल्टेंट को बताएगा। लेकिन इस रिजल्टेंट का जो सेंस होगा वह ऐड होने वाले दोनों वेक्टर के सेंस का अपोजिट होगा। जैसे आप इस फिगर में देखिए कि अगर आपने मान लिया है कि ए और बी एंटी क्लॉकवाइज सेंस का है, तो आप देखिए कि जो हमारा सी है इसका सेंस क्या है? ये है क्लॉकवाइज। ओके, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से दिस ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए सी, या आप सिम्बॉलिकली इसको ए और बी मान लिए तो ए प्लस बी इक्वल टू सी। अब यहाँ हमने इस सी का मॉडुलस डिफाइन किया, जो कि आप इस ट्रायंगल के ज्योमेट्री को देखते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने किया नहीं, हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि आपने पढ़ा होगा किताबों में कि सी का जो मॉडुलस होगा वह होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा टू द पावर हाफ। यहाँ थीटा क्या है? थीटा एक्चुअली वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। और ध्यान दीजिए ये एंगल जो हमने फिगर में दिखाया है, ये जो एंगल है, अगर मान लो ये अल्फा है, तो दिस अल्फा इज नॉट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी। ध्यान दो, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल मतलब होता है उसके डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो अगर ए का डायरेक्शन पता करना हो तो इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दो और तब देखो कि ए और बी इस पॉइंट बी से डाइवर्ज करता हुआ प्रतीत होता है। तो ये जो डाइवर्जेंस का एंगल होता है वह होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, नो कि ये जो एंगल है अल्फा, वो नहीं है इसके बीच का एंगल। एंड सो रिजल्टेंट सी को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होल टू द पावर हाफ। ओके, आप यहाँ देखिए कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वह सिर्फ दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उस दोनों वेक्टर के डायरेक्शंस पर भी निर्भर करता है। मतलब उस दोनों वेक्टर के बीच बनने वाले एंगल थीटा पर भी डिपेंड करता है। यही तो फर्क है स्केलर के रिजल्टेंट में और वेक्टर के रिजल्टेंट में। स्केलर का रिजल्टेंट निकालना होता तो सीधा ऐड कर देते, लेकिन जब वेक्टर का रिजल्टेंट निकाले हो तो ये भी देखना है कि हमारे दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या बन रहा है। सो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट सी इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। ये थीटा डिपेंडेंट है। ओके, अब आप इसी आधार पर सोचिए कि जैसा हमने कहा था कि जब तुम कहते हो कि किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वह वेक्टर होगा। अक्सर लोग ऐसा बोलता है, लेकिन एक मिसकंसेप्शन है यार। आप बताइए जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें डायरेक्शन है कि नहीं? आपको निश्चित पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन है। आप मानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो डायरेक्शन है। साथ ही साथ आप करंट का मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, जैसे 10 एम्पियर का करंट, 5 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर का करंट बोलते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब करंट में तो डायरेक्शन भी है, अब मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या यह वेक्टर है? आंसर होगा नो, वेक्टर नहीं है।
अब क्यों वेक्टर नहीं है आप इसी बात से यहाँ पर समझ सकते हैं। ये जो स्पेसिफाइड वर्ड हमने लिखा था कि स्पेसिफाइड डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन दो तरह का हो सकता है। एक ऐसा डायरेक्शन जो पहले से मालूम है कि क्या होगा, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं तो आप पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, ये मालूम है आपको, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, स्पेसिफाई नहीं करना है, आप ऑलरेडी जानते हैं, प्री डिटरमिन्ड है। तो जिसमें प्री डिटरमिन्ड डायरेक्शन होगा वह क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो हम कहें कि एक गाड़ी है, वह उसका जो वेलोसिटी है वह 10 किलोमीटर पर आवर है, एक गाड़ी का वेलोसिटी, क्या तुम समझ गए कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि गाड़ी का जो वेलोसिटी है वह किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वह ईस्टवार्ड हो सकता है, वह नॉर्थवार्ड हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वह हो सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वह प्री डिटरमिन्ड नहीं है। जबकि इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही आपने बोला तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वह प्री डिटरमिन्ड है। हमको पहले से मालूम है कि वह करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही चलेगा। क्या ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि जो कोई गाड़ी है वह हमेशा पूरब ही चलेगी? नहीं। अगर बाय द वे ऐसा होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जब भी मोशन होगा और उसका वेलोसिटी हमेशा ईस्टवार्ड ही होगा, पूरब ही की तरफ होगा, तो वैसी स्थिति में वेलोसिटी भी वेक्टर नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। हम जब वह डिटरमिन करेंगे, पता करेंगे, तब पता चलेगा, इसलिए वह वेक्टर है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण से हम लोग कहते हैं कि यह क्वांटिटी ऐसा है जिसका डायरेक्शन प्री डिटरमिन्ड है, पूर्व निर्धारित है, हम पहले से जानते हैं, और इसीलिए यह क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन के आधार पर भी यह साबित कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इन स्पाइट ऑफ डायरेक्शन। जैसे देखो, इस फिगर को देखो, मान लो कि हम सपोज करते हैं कि यहाँ 3 वायर है। एक वायर है आपका AB, दूसरा है यह BC और तीसरा है यह BD। वायर AB में सपोज करो कि I करंट फ्लो करता हुआ जंक्शन B पर आया। अब इस जंक्शन B से 2 आर्म हो जाता है, BC और BD। आप जानते हैं कि इस BD आर्म में भी करंट फ्लो करेगा और BC आर्म में भी करंट फ्लो करेगा। ओके, अगर आप एक आमीटर लगा दें, मान लो कि यहाँ हमने एक आमीटर लगा दिया और इसमें भी, इस आर्म में भी एक आमीटर लगा देंगे और मेजर करेंगे वैल्यू करंट I1 का और I2 का। आप देखेंगे कि हर हमेशा यह जो करंट I है वह I1 प्लस I2 के ही बराबर होता है। चाहे आप इस दोनों वायर BD और BC के बीच का जो एंगल है थीटा, इसको कुछ भी कर दीजिए, थीटा 0 कर दो, थीटा 180 कर दो, थीटा 90 डिग्री कर दो, कुछ भी कर दो, करंट I1 प्लस I2 के ही बराबर होगा। सोचिए, अगर यह करंट वेक्टर होता तो उस स्थिति में हम I को रिजल्टेंट बोलते I1 I2 का, और ट्रायंगल ऑफ एडिशन के हिसाब से I का वैल्यू होना क्या चाहिए था कि I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस थीटा होल टू द पावर हाफ। इसका मतलब अगर यह करंट वेक्टर होता तो रिजल्टेंट I को एक फंक्शन होना चाहिए था थीटा का। मतलब इस एंगल थीटा को, इस वायर BD और BC के बीच बनने वाले एंगल को अगर हम चेंज करते तो रिजल्टेंट का वैल्यू बदलते रहना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस कहता है, व्यवहार में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है। आप थीटा के वैल्यू को कुछ भी कर दीजिए, आपका जो I है वह I1 प्लस I2 के इक्वल ही होगा। ओके, ये तो स्केलर का एडिशन है, ये वेक्टर एडिशन नहीं है। तो एक लाइन में आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट ट्रायंगल ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है, और अगर ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है, गारंटेड रूप से यह एक वेक्टर नहीं हो सकता है। ओके,
लेकिन जब आप इलेक्ट्रिसिटी में अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो आप देखिएगा कि वह जो वेक्टर के ट्रायंगल एडिशन का जो ट्रायंगल लॉ है उसको ओबे करता है। इसलिए हम लोग अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जब पढ़ते हैं तो उसको करंट फेजर, वोल्टेज फेजर बोलते हैं, उसको वेक्टर ट्रीट किया जाता है। ओके, सो वैसी स्थिति में आई जो है वह वेक्टर I1 प्लस वेक्टर I2 के बराबर हो जाता है, और जो वोल्टेज फेजर है वह V1 प्लस V2 वेक्टर रूप में होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट ओबे करता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, और हम लोग उसको वेक्टर ट्रीट करते हैं। हालांकि ट्रीट करते हैं, वह एक्चुअल सेंस में वेक्टर ऐसा नहीं कर सकते। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेसिफाइड डायरेक्शन का, हम एक और उदाहरण आपको देना चाहते हैं, जैसे टाइम। आप जानते हैं टाइम के संबंध में कि टाइम में भी एक पर्टिकुलर सेंस है। हमेशा टाइम में एक फ्लो होता है, बोलो किस सेंस में? टाइम फ्लोज फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट एंड प्रेजेंट टू फ्यूचर। टाइम हमेशा इसी सेंस में चलता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि टाइम का फ्लो फ्यूचर से प्रेजेंट में हो और प्रेजेंट से पास्ट में हो, ऐसा फ्लो नहीं होता है। तो फिर टाइम में सेंस है, लेकिन ऑलरेडी नोन सेंस है। हम पहले ही से जानते हैं कि टाइम हमेशा एडवांस्ड होता है, टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, वह पास्ट टू प्रेजेंट एंड प्रेजेंट टू फ्यूचर ही फ्लो करता है। इसलिए टाइम के का जब वैल्यू बताएंगे तो क्या उसका सेंस, उसका डायरेक्शन बताने का ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि टाइम जब भी फ्लो करेगा तो हमेशा ही वह प्रेजेंट से फ्यूचर के तरफ ही फ्लो करेगा। ओके, तो स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं, इसके डायरेक्शन को फिर व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसका डायरेक्शन पूर्व से निर्धारित है, और यही कारण है कि सेंस होने के बावजूद, डायरेक्शन होने के बावजूद, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं, देखो, प्रेशर का। प्रेशर आपको मालूम होगा कि प्रेशर कैसे डिफाइंड होता है। कोई सरफेस है, मान लो ये एक सरफेस है, और इस सरफेस पर तुम सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो। जब किसी सरफेस पर नॉर्मली फोर्स लगता है तो उस फोर्स को हम लोग एक्चुअली थ्रस्ट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब हुआ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली टू ए सरफेस। और प्रेशर को हम लोग डिफाइन करते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया, F ओवर A। F ध्यान रखना है कि F अगर सपोज कर लो इंक्लाइंड रूप में काम कर रहा है और आपको प्रेशर जानना है, तो आपको इस फोर्स का सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन का कंपोनेंट लेना होगा, और उस कंपोनेंट को एरिया से डिवाइड करेंगे तब प्रेशर मिलेगा। इसलिए प्रेशर हमेशा किसी भी सरफेस पर जब काम करता है तो नॉर्मली ही काम करता है। तो प्रेशर में डायरेक्शन है कि नहीं? आंसर होगा यस, प्रेशर हैज ए डायरेक्शन। क्या है डायरेक्शन? दिस प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू ए सरफेस, ऑलवेज नॉर्मल टू ए सरफेस। प्रेशर हमेशा सरफेस पर नॉर्मल होता है, मतलब प्रेशर का एक और केवल एक डायरेक्शन है, और वह है सरफेस पर नॉर्मली काम करना, जो हम पहले से जानते हैं। क्या ये आपने निकाला है? नहीं, ये डेफिनेशन ही कहता है। तो जैसे ही तुम कहते हो कि किसी सरफेस पर प्रेशर काम कर रहा है, मान लो 70 cm ऑफ Hg का, तो अंडरस्टूड है कि वह प्रेशर उस सरफेस पर नॉर्मली ही काम करता होगा। तो क्या उसके डायरेक्शन को बताने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। तो डायरेक्शन तो है, लेकिन आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्त नहीं करना है, स्पेसिफाई नहीं करना है, क्योंकि वह डायरेक्शन पूर्व से निर्धारित है। और हमने कहा कि अगर क्वांटिटी में डायरेक्शन है, ऐसा डायरेक्शन है जो पूर्व से निर्धारित है, जिसे हमें बताना नहीं पड़ता है, तो डायरेक्शन होने के बावजूद भी वह क्वांटिटी वेक्टर नहीं होता है। इसलिए प्रेशर क्या वेक्टर है? आंसर होगा नो, प्रेशर हैज
ए डायरेक्शन बट देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। प्रेशर के डायरेक्शन को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रेशर हमेशा नॉर्मल ही काम करता है। ओके, तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि क्यों हम कहते हैं कि वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन नहीं, ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए जिसे हमें बताना पड़े। जैसे हमने कहा कि वेलोसिटी में डायरेक्शन है, लेकिन जब तक हम बताएंगे नहीं उसका डायरेक्शन क्या है, तब तक उसके डायरेक्शन का ज्ञान हमें नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुम प्रेशर बोलते हो, उसका डायरेक्शन ऑलरेडी नोन है कि वह नॉर्मल टू द सरफेस है, इसलिए वैसा क्वांटिटी वेक्टर नहीं होता है। ठीक है, अब वेक्टर होने का जो लास्ट कंडीशन था वह क्या था कि दो वेक्टर का जो सम होगा, एडिशन होगा, वह कम्यूटेटिव होगा, क्रम विनिमय नियम। आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब अगर दो वेक्टर है ए और बी, तो ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू बी प्लस ए। ऑर्डर को बदल दिया। देखो, ए है पहले स्थान पर, अब चला गया दूसरे स्थान पर, बी था दूसरे स्थान पर, आ गया पहले स्थान पर। तो ये क्या है? ऑर्डर का एक्सचेंज, क्रम विनिमय कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रम का मतलब ऑर्डर और विनिमय एक्सचेंज। ए और बी ने अपने स्थान का एक्सचेंज किया, है ना, आदान प्रदान किया, इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो अगर ए और बी दो वेक्टर है तो वह निश्चित रूप से इस क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। इसका मतलब ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी क्वांटिटी वेक्टर होगा। अब जरा ध्यान से सोचिए, हमारा जो कोई बॉडी है या कोई पार्टिकल है, वह जब मोशन में होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि पार्टिकल ए से बी पर गया, इस स्ट्रेट लाइन पर चलता हुआ या इस तरह के कर्व पाथ पर चलता हुआ। आप डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से दिखाते हैं। ए बी उसका कौन सी कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तो इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जगह पर आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रोटेशन कहते हैं। कोई बॉडी जिस एंगल से टर्न करता है, रोटेट करता है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल ऑफ रोटेशन। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट हर हमेशा वेक्टर है, लेकिन ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या रोटेशन है, वह एक वेक्टर हो भी सकता है और वेक्टर नहीं भी हो सकता है। ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी। देखो, अगर रोटेशन का फाइनाइट वैल्यू होता है, मतलब कि लार्जर वैल्यू, जैसे मान लो कि तुम बात करते हो कि जो हमारा रोटेशन है थीटा वो 30 डिग्री है, या वह सपोज करो 60 डिग्री है, या वह 90 डिग्री है, ये इस तरह का बड़ा रोटेशन है। ठीक है, या आप इसको रेडियन में बोल सकते हैं डिग्री के बजाय। तो ऐसी स्थिति में ये जो रोटेशन है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं करता है। इसका मतलब अगर आप दो फाइनाइट रोटेशन मान लें, एक है थीटा 1 दूसरा है थीटा 2, तो देखा जाता है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 2 प्लस थीटा 1 के इक्वल नहीं होता है। आप कोई स्टैंडर्ड बुक लीजिए, जैसे आप रसनिक हेलिडे का फिजिक्स लीजिए, जो कि यहाँ पर हम आपको एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा सकते इस आईपैड पर। आप देखेंगे कि उस बुक में ये समझाया हुआ है, एक बुक ही ले करके जिसको फाइनाइट रोटेशन दिया जाता है, और पहले थीटा 1 फिर थीटा 2 और उसके बाद थीटा 2 और थीटा 1 बड़ा रोटेशन। तो बुक का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 1 के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब जो फाइनाइट रोटेशन है, लार्जर रोटेशन है, वह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, और इसीलिए आप उसको वेक्टर नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर वही रोटेशन इनफाइनाइट साइमली स्मॉल हो, अति सूक्ष्म हो, बहुत ही छोटा हो, उस समय देखा जाता है कि वह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करने लगा। जैसे आप मैथमेटिक्स में जब डी थीटा लिखेंगे
तो डी थीटा का मतलब है इनफाइनाइटसाइमली स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का बहुत ही छोटा मान। तो डी थीटा इनफाइनाइटसाइमल रोटेशन है, मतलब वह अति सूक्ष्म बहुत ही छोटा सा रोटेशन है। और अगर रोटेशन बहुत छोटा हो तो देखा जाता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है, मतलब डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 किसके बराबर होगा, डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1 के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में इस इनफाइनाइटसाइमल रोटेशन को हम वेक्टर बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या देखा आपने कि जो रोटेशन है या जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वह वेक्टर हो भी सकता है, वेक्टर नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड पर। अगर लार्ज वैल्यू है रोटेशन का तो वह स्केलर होगा, वेक्टर नहीं होगा। लेकिन वही रोटेशन अगर अति सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है, तो वह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है और वह क्वांटिटी वेक्टर होता है। ओके, अब देखिए, अब हम एक खास तरह के वेक्टर की बात करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं आप स्यूडो वेक्टर्स। नाम से ही स्पष्ट, छद्म, स्यूडो का हिंदी होता है छद्म, रूप बदलने वाला, वेश बदलने वाला, मतलब जो वह दिखता है वह है नहीं। एक्चुअली जो भी स्यूडो वेक्टर्स है दे आर नॉट, नाम से ही क्लियर है कि दे आर नॉट रियल वेक्टर्स, वो वास्तविक वेक्टर नहीं है, बल्कि कुछ क्वांटिटी होता है जिसमें हमसे मतलब ऑब्जर्वर स्वयं डायरेक्शन असाइन करता है, मानता है और उसको वेक्टर जैसा हम ट्रीट करते हैं। किसी को किसी के जैसा ट्रीट करने का मतलब ये नहीं होता है कि वह वास्तविकता है। जैसे तुम्हारे गांव में कोई क्विक कहते हैं जो कि पढ़ा है, मान लो संस्कृत, पढ़ा है हिस्ट्री, है ना, या कि कभी कभी तो कुछ खास सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा, फिर भी वो मेडिकल प्रैक्टिस करता है, लोग उसको भी डॉक्टर साहब कहते हैं। क्या वो डॉक्टर है? डॉक्टर नहीं है, लेकिन वह छद्म डॉक्टर है ना। हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो डॉक्टर वाला काम करता है तो डॉक्टर को हो। ठीक उसी तरह से ये जो हमारा स्यूडो वेक्टर है, दीज आर नॉट रियल वेक्टर्स, ये वास्तविक वेक्टर नहीं है। हम इसको डायरेक्शन अपने मन से असाइन करके वेक्टर जैसा ट्रीट करते हैं। इसका दो बड़ा ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यहाँ हमने लिखा है, एक है एरिया वेक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, देखिए हम थोड़ा सा एरिया वेक्टर को आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। देखिए एरिया वेक्टर, इनफैक्ट कोई जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, उस प्लेन सरफेस के एरिया को हम वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं। यह कैसा सरफेस है? प्लेन सरफेस। और प्लेन सरफेस का एरिया ट्रीटेड हो सकता है किसके जैसा? वेक्टर के जैसा। ऑब्जर्वर ये मानता है कि जब हम इस सरफेस को नॉर्मली देखेंगे, ऑब्जर्वर नॉर्मली इसको देखता है, तो ऑब्जर्वर के आँख के तरफ आने वाला जो डायरेक्शन है या जो नॉर्मल है वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, ये हम मानते हैं। बात समझ आ रही है? अब यही सरफेस ज़रा ध्यान से देखो कि अगर ऑब्जर्वर का आँख यहाँ ऊपर है तो वह कहेगा कि जो एरिया वेक्टर इस अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन इसी सरफेस को हमारा ऑब्जर्वर अगर नीचे से देखता है ऐसे, तो वह कहेगा कि इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर को इस डायरेक्शन। तो ध्यान से सोचिए, अगर ये वास्तविक के वेक्टर होता तो क्या ऐसा होता कि कभी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो कभी डाउनवर्ड? ये तो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर देख किधर से रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक कन्वेंशन बनाया गया कि प्लेन सरफेस को ध्यान रखना है, प्लेन सरफेस का एरिया ही वेक्टर ट्रीटेड होता है, कर्व सरफेस का नहीं। ओके, तो प्लेन सरफेस पर एक्चुअली एक कॉमन नॉर्मल खड़ा कर सकते हैं। अगर आप इसी नॉर्मल को, ये जो हमने नॉर्मल यहाँ ड्रॉ किया, इसको आप डिस्प्लेस कर देंगे, यहाँ ले आएंगे, तब भी यह लाइन नॉर्मल ही रहेगा। इसको यहाँ ट्रांसलेट करके ले जाओ तब भी नॉर्मल रहेगा। तो प्लेन सरफेस पर एक नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है, और हम लोग इसीलिए प्लेन सरफेस के एरिया को मान लेते हैं कि वह वेक्टर है और उसके डायरेक्शन को ऑब्जर्वर स्वयं असाइन करता है
यह मानता है कि उसका जो डायरेक्शन है वह सरफेस के नॉर्मल है ऑब्जर्वर के आंख के तरफ। ओके, लेकिन वहीं अगर हम मान लो कि किसी कर्व्ड सरफेस की बात करें, जैसे ये हमारा एक कर्व्ड सरफेस है, ओके, तो क्या कर्व्ड सरफेस पर आप एक कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। जैसे यहाँ पर देखो, इस पॉइंट P1 पर यह लाइन नॉर्मल है। अब इस लाइन को इसी तरह से हम डिस्प्लेस करेंगे और यहाँ पर वैसा उसी के पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो ये नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है इस सरफेस पर। बात समझ में आ रही है? अगर इस सरफेस पर नॉर्मल खड़ा करना होगा तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा जो हम यह दिखा रहे हैं, ये नॉर्मल है। इसका यही कारण है कि कर्व सरफेस का एरिया एज ए होल वेक्टर ट्रीटेड नहीं होता है। लेकिन ध्यान से सोचिए, अगर किसी कर्व सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जाए, एलिमेंट, तो किसी भी कर्व सरफेस का जो बहुत ही छोटा एलिमेंट होगा वह प्लेन ही होगा। ये जो एलिमेंट लिया यह कैसा होगा? निश्चित रूप से प्लेन, चाहे सरफेस कितना भी कर्व्ड क्यों नहीं है, लेकिन उसका एक छोटा सा एलिमेंट हमेशा प्लेन होता है। इसीलिए इस प्लेन सरफेस जो कि एक एलिमेंट्री सरफेस है, अगर इसका एरिया मान लिया जाए dA, तो यह dA हर हमेशा वेक्टर ट्रीटेड होगा। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल एरिया वेक्टर, या इसको कहते हैं सरफेस एलिमेंट। डिफरेंशियल एरिया वेक्टर, या इसको क्या कहते हैं? सरफेस एलिमेंट भी कहते हैं। तो जो डिफरेंशियल एरिया वेक्टर होगा उसको हर हमेशा हम लोग वेक्टर ट्रीट करते हैं। करना यह होगा कि उस एलिमेंट पर एक आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, और नॉर्मल के डायरेक्शन में हम उसका एक डायरेक्शन एस्यूम कर लेते हैं। ध्यान से सुनो, हम बोल रहे हैं कि उसको मानते हैं, होता ही ना मत बोलना। एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, हम वो लोग उसमें डायरेक्शन अपने मन से असाइन करके उसको वेक्टर जैसा ट्रीट करते हैं। ओके फिर देखिए, फिर अगर डायपोल मोमेंट की आप बात करते हैं, आप ध्यान से देखिए, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल कहें तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेज का यह एक सिस्टम होता है। जैसे यह माइनस क्यू चार्ज है, यह प्लस क्यू चार्ज है, और इसके बीच का यह जो सेपरेशन है dl, दिस इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है dl। तब आप इस सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। हम लोग इस डायपोल का डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं। डायपोल मोमेंट को P सिंबल से लिखेंगे, एंड दिस इज डिफाइंड एज Q इंटू dl। लेकिन इस डायपोल मोमेंट को, जो कि वास्तव में स्केलर है, हम वेक्टर ट्रीट करते हैं, मानते हैं, डायरेक्शन स्विंग मान करके। डायरेक्शन फिजिक्स में कन्वेंशन है कि हम डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज के तरफ मानते हैं। सपोज करते हैं, ऐसा होता है मत बोलना, है ना, ये सपोज किया गया है। सो अगर इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे P इक्वल टू क्यू dl, एरो का साइन दे दिया। ध्यान से देखो, यही चीज अगर हम इस फिजिक्स में क्या ट्रेडिशन है कि डायपोल मोमेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल। दिस इज द कन्वेंशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में यह कन्वेंशन है, प्रथा है। लेकिन जब आप केमिस्ट्री में बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, तो वहाँ पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं और दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं डायपोल मोमेंट के आधार पर। आप कहते हैं कि जिस मॉलिक्यूल में परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है उसको नॉन पोलर कहते हैं। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप। लेकिन ध्यान से देखना कि केमिस्ट्री की उस किताब में लिखा हुआ होगा कि डायपोल मोमेंट किधर डायरेक्टेड है, तो वहाँ लिखा हुआ होगा कि प्लस चार्ज से माइनस चार्ज के तरफ डायपोल मोमेंट होता है। तो ध्यान से सुनो, फिजिक्स वाला कहता है कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज के तरफ, और केमिस्ट्री वाला कहता है कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है प्लस चार्ज से माइनस चार्ज के तरफ। इधर प्लस है, इधर माइनस है ना।
तो दोनों में सही कौन है? आंसर होगा दोनों सही है, क्योंकि ये तो वास्तविकता है ही नहीं, ये वास्तविकता ही नहीं है, ये तो एजम्पशन है, माना हुआ चीज़ है। फिजिक्स में कन्वेंशन लिया गया है कि हम डायपोल मोमेंट को नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव के तरफ मानेंगे, और केमिस्ट्री में कन्वेंशन लिया गया कि हम प्लस से माइनस के तरफ मानेंगे। दो बोथ आर करेक्ट, क्योंकि ये दिस इज नॉट ए फिजिकल रियलिटी, ये वास्तविकता है ही नहीं, ये तो हमने एस्यूम किया है। और यही कारण है कि आप डायपोल मोमेंट को कहते हैं कि यह स्यूडो वेक्टर है। इट इज ए फिक्टिटिवस वेक्टर, स्यूडो वेक्टर, नॉट ए रियल वेक्टर, बिकॉज डायपोल मोमेंट हैज नो रियल डायरेक्शन, ये उसमें वास्तविक डायरेक्शन नहीं है। ओके, तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हमने वेक्टर से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट की बात की है। मिसकॉन्सेप्शन कुछ खास चर्चा आज नहीं किया, फिर हम लोग और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तब मिसकॉन्सेप्शन पर आएंगे कि आप कहाँ मिस्टेक कर देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में, कहाँ आपके कॉन्सेप्ट में कमी रह जाता है। तो वेट कीजिए, फिर हम लोग दूसरे लेक्चर में इसी वेक्टर चैप्टर के और कॉन्सेप्ट और मिसकॉन्सेप्शन की बात करेंगे।